आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको नवीन ध्वज संहिता अर्थात राष्ट्रीय ध्वज के फहराने के नियम एवं सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय झंडा भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इस राष्ट्रीय झंडे के सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए हजारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। नवीन ध्वज संहिता को प्रतियोगी छात्रों को तो जानने की आवश्यकता है ही, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसे हर एक जागरूक नागरिक को जानने की आवश्यकता है जो अपने देश से प्रेम करता है, अपने देश के प्रतीकों भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से प्रेम करता है। नवीन ध्वज संहिता के संदर्भ में जिन बिंदुओं पर विचार करेंगे, बात करेंगे, उसमें सबसे पहले नवीन ध्वज संहिता की पृष्ठभूमि, कैसे, किन परिस्थितियों में, किन पृष्ठभूमि में नवीन ध्वज संहिता का निर्माण होता है, इस पर बात करेंगे। और इस संदर्भ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उन पर बात करेंगे। इसके बाद नवीन ध्वज संहिता के प्रमुख नियम क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, उन पर बात करेंगे। इस बिंदु पर बात करेंगे कि किन किन कार्यालयों में कौन कौन से पदाधिकारी राष्ट्र ध्वज का प्रयोग कर सकते हैं। इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज कब झुकाया जाता है, और यदि कोई राष्ट्रीय ध्वज का, जो कि हमारे सम्मान एवं गौरव का प्रतीक है, यदि इसका अपमान करता है तो सजा का क्या प्रावधान है। जैसा आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था। जो वर्तमान में आप राष्ट्रीय झंडा देख रहे हैं, इसका अस्तित्व 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हुआ। और उसके बाद एक ध्वज संहिता बनाई गई, जिसे हम पुरानी ध्वज संहिता कह सकते हैं, 1968 ईस्वी में बनाई गई थी। और इसमें झंडा फहराने के जो नियम थे वो थोड़ा कठोर थे। झंडा फहराने का अधिकार सभी व्यक्तियों को नहीं था। कुछ व्यक्तियों को कुछ अवसरों पर ही झंडा फहराने का विशेषाधिकार था। इस बात को लेकर के नवीन जिंदल एक सांसद थे और जिंदल समूह के ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात को चुनौती दी कि झंडा फहराना एक आम आदमी का अधिकार होना चाहिए, हम क्यों अपना राष्ट्रीय झंडा नहीं फहरा सकते। और इस बात को लेकर के उन्होंने हाई कोर्ट में एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको आप जनहित याचिका कहते हैं, वो दायर किया। हाई कोर्ट ने सुनवाई की और हाई कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात यह निर्णय दिया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो ये बहुत बड़ा निर्णय आया राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के। इसी हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये रिकमेंड किया कि आप ध्वज संहिता के जो नियम हैं, इनके उदारीकरण के लिए एक समिति बनाइए। और एक समिति बनाई गई और समिति के रिकमेंडेशन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीन ध्वज संहिता का निर्माण किया, जिसे 26 जनवरी 2002 को स्वीकार किया गया, 2002 को मान्यता प्राप्त हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो नवीन ध्वज संहिता है वो 2002 से लागू है। 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में, इसको जानना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि सम्मान और गर्व के साथ स्वतंत्र रूप से
राष्ट्रीय झंडे को फहराने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत किसी भी नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। वह राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और भावनाओं की अभिव्यक्ति गर्व से कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय था। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(a) जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, जिसमें वाक स्वतंत्रता की बात होती है, बोलने की आज़ादी की बात होती है, और उसके तहत इसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया झंडे फहराने को। अब ये जो नवीन ध्वज संहिता आई है, इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन नियमों के तहत हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे राष्ट्रीय ध्वज नवीन ध्वज संहिता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति फहरा सकता है, लेकिन कब तक फहराएगा? सूर्योदय से सूर्यास्त तक। पहले ये नियम बना कि कोई भी व्यक्ति जो पहले नहीं फहरा सकता था, कुछ लोगों को ही विशेषाधिकार था पुरानी ध्वज संहिता के अंतर्गत, अब कोई भी व्यक्ति सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहरा सकता था। इसके बाद नवीन जिंदल साहब ने फिर सरकार को ये बात कही कि भाई हम रात में क्यों नहीं कर सकते हैं। अन्य देशों में जब वहाँ के नागरिक रात में ध्वज फहरा सकते हैं, तो अपना राष्ट्रीय ध्वज हम रात में क्यों नहीं फहरा सकते। तो 2009 से रात में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त हो गया भारतीय नागरिकों को, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि राष्ट्रीय ध्वज एक लंबे डंडे में होना चाहिए, लंबे एक ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, और साथ ही वो प्रकाशमान होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। तो कंडीशन है, और इस कंडीशन के साथ रात में भी हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। नवीन ध्वज संहिता के अंतर्गत जो ध्वज होना चाहिए वो मानक ध्वज होना चाहिए। इस शब्द पर ध्यान देना है। मानक ध्वज का मतलब ये होता है एक ऐसा ध्वज जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 हो। 3 और 2 होना चाहिए, लंबाई 3, चौड़ाई 2। दूसरी बात यह है, मानक ध्वज का तात्पर्य है कि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग हैं, ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा रंग है। ये रंग इसी क्रम में होने चाहिए। और यह भी मानक ध्वज का है कि बीच वाली पट्टी में गहरे नीले रंग से अशोक चक्र के साथ 24 तीलियों का चक्र होना चाहिए। मानक ध्वज में इन बातों का ख्याल रखना है। मानक ध्वज ये भी कहता है कि जो ध्वज बनाया जाता है वो काट कर सिला जाना चाहिए, और वह सूती होना चाहिए, ऊनी होना चाहिए, या सिल्क खादी का बना होना चाहिए। तो मानक ध्वज में ये 3-4 बातों का ख्याल रखना है। नवीन ध्वज संहिता में यह भी कहा गया कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका ऊपरी भाग ऊपर ही हो, नीचे करके ना फहराएं, ये गलती नहीं होना चाहिए। और ज़मीन से स्पर्श नहीं करना चाहिए, ज़मीन से स्पर्श नहीं करना चाहिए, और ऊपरी भाग ऊपर होना चाहिए। यदि गलती से इसका विपरीत हो जाता है या ज़मीन से स्पर्श कर जाता है और ऊपरी भाग नीचे हो जाता है, तो ये अपराध माना जाएगा, और अपराध के लिए सज़ा होगा, जिसकी चर्चा अभी हम बाद में करेंगे। जिस राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, यानी कटा नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। और यदि कटा फटा गंदा है तो आप उसको सम्मान के साथ एकांत में डिस्पोज कर दीजिए, और उसको आप फहराएंगे नहीं। झंडे का कोई व्यावसायिक प्रयोग नहीं करेंगे, अपने लाभ के लिए राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद इसे आप वस्त्र के रूप में, परिधान के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, नैपकिन के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। चादर है, गद्दे पर है, आप इसको बिस्तर के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। ये नवीन ध्वज संहिता में कहा गया है। अपने वाहनों पर झंडा नहीं लपेटेंगे। इसके अलावा अंत्येष्टि के कफन के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान देना है।
अंत्येष्टि के कफन के रूप में तिरंगे का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल जो हमारे सैन्य बल हैं, हमारे फोर्सेस हैं, उन सैनिकों के सम्मान के लिए, चूँकि वो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, उनके शरीर पर तिरंगे को सम्मान के लिए रखा जाता है, किंतु दाह संस्कार के पहले या दफनाने से पहले उसे सम्मान से हटाना पड़ता है। तो ये बात ध्यान में रखना है। अगर आपको अन्य झंडों के साथ फहराना है तो हमारा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज, सबसे ऊपर फहराना है, लेकिन अन्य देशों के साथ और यूएनओ के साथ ऐसा नहीं है, इनको बराबर से रखना है। जब अन्य देशों के झंडों के साथ फहराना है तो आप दाहिनी ओर रखेंगे, दाहिनी ओर राष्ट्रीय झंडे को रखेंगे, यानी दर्शक जो बैठे हुए हैं उनकी बाईं ओर होना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखना है। यदि राउंड में आपको झंडा फहराना है अन्य देशों के साथ तो पहला झंडा अपने देश का झंडा होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि किन किन कार्यालयों में कौन कौन से पदाधिकारी राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ फहराया जाता है। जो भी हमारे सार्वजनिक कार्यालय हैं, सरकार के कार्यालय हैं, या बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके आधिकारिक निवास हैं, वहाँ राष्ट्रीय झंडा हम फहरा सकते हैं। कौन कौन से पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या राज्यपाल है किसी राज्य के, या संघ शासित क्षेत्र के कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उप गवर्नर हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारतीय मिशन जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनके प्रमुख हैं, ये अपनी कारों में भी राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकते हैं। और जो ये पहले ही बताया हमने, जो सार्वजनिक कार्यालय हैं, यानी आप जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप देखते हैं नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद हैं, जिलाधीश के कार्यालय हैं, सब जगह जो सार्वजनिक कार्यालय हैं वहाँ राष्ट्रीय ध्वज आप फहरा सकते हैं। इसके अलावा यह भी प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय ध्वज हम कब झुकाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तभी झुकाते हैं जब शोक का विषय होता है, जब राष्ट्रीय शोक होता है, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो, तभी राष्ट्रीय ध्वज हम झुकाते हैं। राज्य के संदर्भ में यदि राज्यपाल या मुख्यमंत्री की मृत्यु हो तो संबंधित राज्य में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है, लेकिन झुकाने से पहले राष्ट्रीय ध्वज को थोड़ा ऊपर किया जाता है। ऊपर इसलिए किया जाता है कि ये गर्व का प्रतीक है और सम्मान का प्रतीक है कि जो सेवा कार्य हुआ है उसके लिए गर्व का प्रतीक हो जाता है उस व्यक्ति के संदर्भ में। तो राष्ट्रीय ध्वज कब झुकाते? इसके बाद अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है तो क्या होगा? राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारक अधिनियम 1971 के तहत, जिसे 2003 में संशोधित भी किया गया है, यदि कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, और इस दंड में अधिकतम उसे 3 वर्ष तक की कैद हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। तो इस प्रकार से आप नवीन ध्वज संहिता के बारे में जानेंगे। हर एक राष्ट्र के नागरिक को जो शिक्षित है, जागरूक है, या कोई कंपटीशन दे रहा है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहता है, तो झंडा कैसे फहराएंगे, उसके नियम क्या हैं, कानून क्या हैं, उनको जानना आवश्यक है।